नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। यहाँ से लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, सीधे हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक पर चलने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। तो आइए बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन की ओर मेरे भाई, जो लगातार पूछा जा रहा है सभी एग्जामों के अंदर। तो मेरे भाई यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, कह रहा है कि भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो यह लॉर्ड रिपन। ठीक है मेरे भाई, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी मेरे भाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसका जो स्थापना किसने किया था मेरे भाई, तो पंचायती राज का जो गठन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इस बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी गठन की थी। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंचायती राज को अपनाने वाला भारत का पहला जिला कौन था। तो मेरे भाई पंचायती राज को अपनाने वाला भारत का पहला जिला नागौर था, जो राजस्थान में है। ठीक है मेरे भाई, नागौर जिला राजस्थान में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो मेरे भाई पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। यानी कि ग्राम का मुखिया बनना है अगर आपको, तो न्यूनतम 21 वर्ष आपका होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है मेरे भाई, तो पंचायती राज का संबंध भारतीय संविधान के भाग 9 से, इस बात को ध्यान दीजिएगा। भाग 9 से पंचायती राज का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है मेरे भाई, तो पंचायती राज का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज डी से है, मतलब अंग से, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सब क्लॉज डी नहीं मेरे भाई, ई अंग यहाँ पर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरे भाई मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो मेरे भाई 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। यानी कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ही आपके पंचायती राज को जोड़ा गया था अनुसूची 11 में। ठीक है मेरे भाई, अनुसूची 11 में जोड़ा गया था हमारे पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि धन विधेयक का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मेरे भाई, तो धन विधेयक का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 से है। अनुच्छेद 110 में हमारा धन विधेयक दिया हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है वित्त विधेयक का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो मेरे भाई जो वित्त विधेयक है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। धन विधेयक 10 में है और वित्त विधेयक 112 में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आते अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वित्त आयोग का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो मेरे भाई यहाँ पर वित्त विधेयक है 112 में, जबकि यहाँ पर वित्त आयोग है और वित्त आयोग का संबंध 280 में है। अनुच्छेद 280 में कौन है, वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था मेरे भाई, तो भारत का जो मूल संविधान है वो देहरादून से प्रकाशित हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव किससे पहले हुआ था। ठीक ना, कह रहा है कि संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ था, सबसे पहले ये अमेरिका से हुआ था मेरे भाई, क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान को लिखित रूप में प्रस्तुत किया था, तो वहीं से हम लोग प्रेरित होकर अपने संविधान को लिखे हुए हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो भारत में पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे मेरे भाई वो सुकुमार सेन थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत मतलब कि जहां से संविधान मेरा लिया गया है मेरे भाई, ठीक है ना, जहां से संविधान को लिखा गया, जिस स्रोत से लिखा गया, तो उस स्रोत के बारे में बात बोल रहा है कि सबसे अधिक बातें हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, कहाँ से लिखी गई है, तो मेरे भाई वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो सबसे बड़ा हमारा एकाकी स्रोत है संविधान का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो रचना के समय में संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था मेरे भाई वो BN राव थे। कौन था मेरे भाई, BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे।
अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो वित्तीय आपात का संबंध मेरे भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 से है। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, इसकी नौबत हमारे भारत को नहीं पड़ी अभी तक। भगवान ना करे कि इसकी नौबत कभी आए वित्तीय आपात की, ठीक है मेरे भाई। तो भारत में वित्तीय आपात काल अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो निर्वाचन आयोग है मेरे भाई, इसका संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 से 329 का जो संबंध है वो आपके निर्वाचन आयोग से है। अगला क्वेश्चन क्या करा, किस संविधान संशोधन के अनुसार वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह हुआ था मेरे भाई? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के बाद वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया था, ठीक है मेरे भाई। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 1976 में हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, इस बात को ध्यान देना है। तो मेरे भाई जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 25 जनवरी 1950। और इसी वजह से प्रत्येक 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं मेरे भाई? मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है मेरे भाई, मतदाता दिवस मनाते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन क्या करा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल मेरे भाई 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल। अगला है कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो मेरे भाई किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। आप 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष के हैं तो आप किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वयस्क माना गया था? किस संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्ति को वयस्क माना गया था मेरे भाई? ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है मेरे भाई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के बाद 18 वर्ष पूरी करने वाले व्यक्तियों को वयस्क माना गया था। तो आइए बात करते हैं अगला। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के गठन का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है मेरे भाई? तो उच्चतम न्यायालय का संबंध अनुच्छेद 124 में है। उच्चतम न्यायालय का संबंध अनुच्छेद 124 में किया गया है मेरे भाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है मेरे भाई? तो संयुक्त अधिवेशन का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 से है संयुक्त अधिवेशन का संबंध, इस बात को ध्यान दीजिएगा। संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करती है? संयुक्त अधिवेशन बुलाती है, ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे भाई जो ग्राम पंचायत की बातें होती है वो अनुच्छेद 40 के अंदर होती है। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मेरे भाई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है मेरे भाई? तो वर्तमान में आपका 543 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में 543 लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। आप 25 वर्ष के होंगे तब जाके आप लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है मेरे भाई? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में है मेरे भाई। अनुच्छेद 32 है जो कि आपका हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए है और अनुच्छेद 226 जो है आपका हाई कोर्ट के लिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये हाई कोर्ट के लिए है। यानी कि अनुच्छेद 32 के से ठीक ना, अनुच्छेद 32 के अनुसार आप अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों हमारे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। एक हमें हाई कोर्ट जाने का परमिशन देता है, एक हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का परमिशन देता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या करा कि किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये बातें कहाँ कही गई है मेरे भाई, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका 24 है। अनुच्छेद 24 जो है मेरे भाई ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से ठीक है संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो यही अनुच्छेद 24 जो है ये कहता है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा किसी जोखिम भरे काम में लगाया गया है तो जिस व्यक्ति का काम कर रहा वो बच्चा उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। तो इस तरीके से आपने टॉप 30 पॉलिटी के क्वेश्चन को देख लिया मेरे भाई। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। तो मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आ रहा, आपको लग रहा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, सो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए और अपने तमाम मित्रों में इसको शेयर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई।